हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत एवं एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे। यह इस अध्याय का मेरा चौथा और अंतिम भाग है। इसके पहले 3 वीडियो में इस अध्याय के बना चुका हूं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है। आज इस वीडियो में हम पूरे ही चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस अध्याय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस अध्याय के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि पहले वे अध्याय से जुड़े सभी वीडियो देख लें, ताकि उनको अध्याय अच्छे से समझ में आ सके, आज का वीडियो समझ सके। और पुनः दोहरा रहा हूं कि परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे ही वीडियो को आप ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने, अपनी कॉपी में नोट करें और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही वीडियो समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। देखिए, अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता को लेकर काफी माथापच्ची जो है हो रही है कि कैसे सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और सुरक्षा परिषद में किसे स्थायी सदस्य बनाया जाए और किस प्रकार से उन्हें इसमें स्थान दिया जाए। इसके अतिरिक्त भी संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कई ठोस मुद्दे हैं और इन ठोस मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, इस दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, शांति संस्थापक आयोग का गठन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया है। नंबर 2, जो देश अपने नागरिकों को अत्याचार से नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे अत्याचारों से बचाने के लिए विश्व बिरादरी का उत्तरदायित्व लेने पर सहमति बनाई गई। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं और वे देश अपने नागरिकों को अत्याचार से रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में निर्णय किया गया कि विश्व के जो बड़े देश हैं वो इन नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेंगे। नंबर 3, मानव अधिकार परिषद की स्थापना। नंबर 4, सहस्राब्दी वर्ष विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर आम सहमति बनाई गई। देखिए, सहस्राब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 वर्षों में। 100 वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया है विकास का, उसको प्राप्त करने के लिए सभी देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। अब ये देखना होगा कि कैसे विकास किया जा सकता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र कोष की स्थापना की गई। और नंबर 6, न्यास परिषद को समाप्त करने पर सहमति बनाई गई। ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने हेतु उठाए गए हैं, किंतु इनमें भी कई सवाल खड़े होते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया है, लेकिन शांति संस्थापक आयोग किन मुद्दों में शांति स्थापित करेगा, क्योंकि दुनिया में जहां तहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार के झगड़ों में यह हिस्सा लेगा, किस प्रकार के झगड़ों को यह सुलझाएगा, यह भी एक प्रश्न है। साथ ही साथ मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार
के कौन से उल्लंघन को मानव अधिकार माना जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। किन देशों में नागरिकों के अत्याचार से रोकेगा विश्व समुदाय, यह भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे धन का उपयोग लोकतंत्र को बढ़ाने में करेगा, इसका भी कोई समुचित जवाब नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे विषय हैं जिनका उत्तर अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ को खोजना है और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बनाए रखना है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ऐसी अनेकों चुनौतियां हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ को आए दिन दो चार होना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में भारत का एक दृढ़ निश्चय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदैव विकासोन्मुखी मार्ग को भारत देखता है और चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की हमेशा शांति स्थापित करने की दिशा में भारत ने अपना सहयोग किया है। फिर भी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हमेशा तालमेल करता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है, और परीक्षा की दृष्टि से हमारा प्रश्न बनेगा भी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान इस प्रकार से है कि नंबर 1, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति का पक्षधर रहा है और कई बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में अपने सैनिकों को भेजा है। भारत ने कोरिया विवाद को निपटाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की हेल्प की है। साथ ही साथ इराक और कुवैत का जो मामला था उसमें भी भारत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त भारत जो है मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर काम करता है और सभी मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा भी करता रहा है। भारत रंगभेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। इस प्रकार भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में समय समय पर अपना योगदान देता है। भारत के कई कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी रहे हैं और उसकी दैनिक गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत के इन सब योगदान के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर चिंताजनक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता चाहता है और इसके विस्तार और बदलाव के लिए वह चिंता भी करता है, क्योंकि 1965 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन किया गया था तो इसके सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी, किंतु इसके बाद आज तक सुरक्षा परिषद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य बन गए हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। उसका ऐसा कहने के पीछे कई तर्क हैं। तो हम देखते हैं भारत का पक्ष, जो कि सुरक्षा परिषद में वो स्थायी सदस्यता चाहता है। देखिए, भारत जो है वो विश्व की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में 1/5 विश्व की जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त भारत एक आर्थिक उभरता हुआ देश है, भारत विकासशील देश है। इसके बावजूद वह अपनी आर्थिक विकास की दर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। एक उभरती हुई ताकत के रूप में विश्व में भारत सामने आया है।
तीसरा यदि हम बात करें तो भारत लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा करता है। भारत के संविधान में ही भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया है। साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जिनसे उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। और भारत में आज़ादी से लेकर आज तक लोकतंत्र जो है वो सफलतापूर्वक कायम है। सैन्य शक्ति में भी भारत का विश्व में एक बड़ा स्थान है। भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके पास कई परमाणु हथियार हैं। साथ ही साथ भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टि से भी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। यहाँ पर अनेक रीति रिवाज और धर्म को माना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था का भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो ऐसे में भारत जो है वो इन सब मापदंडों को पूरा करने के कारण अपनी स्थायी दावेदारी पेश करता है और भारत चाहता है कि उसे निषेधात्मक मत अधिकार संपन्न स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत के साथ साथ भारत है, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं। किंतु कुछ देश जो हैं वे भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी दावे को इनकार करते हैं और वे मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य परस्पर द्वंद्वता का मुद्दा बना रहता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मतभेद हैं उसको लेकर कुछ देश नहीं चाहते हैं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। साथ ही साथ कुछ देश जो हैं वो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंतित हैं और नहीं चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए। फिर भी जो है कुछ देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप से किसी भी देश की नुमाइंदगी नहीं है। ऐसे में सुरक्षा परिषद का विस्तार कब होगा और किन सदस्यों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, यह एक विचारणीय और देखने का विषय है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लगता है कि निकट भविष्य में सुरक्षा परिषद का जो है विस्तार संभव है। फिर भी हम भारतवासी उम्मीद करेंगे कि जब भी सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा तब भारत को जरूर उसकी जो मापदंड है उनको पूरा करने के कारण सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। अब तीसरा और मेन हमारा टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि आपके कुछ वीडियो संबंधी सुझाव हो तो कमेंट करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुझावों के अनुरूप नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। देखिए, वर्तमान परिदृश्य जो है उसमें एक ध्रुवीय विश्व बन गया है, अर्थात एक महाशक्ति विश्व में है जो कि है अमेरिका। अमेरिका आज सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में है। अमेरिका प्रभुत्व जमा चुका है पूरे विश्व में। ऐसे में अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता रहा है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं जिससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से अमेरिका का आज विश्व में दबदबा है। देखिए, जब तंजानिया के दारुसलाम और केन्या के नैरोबी में अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन
ने हमला किया था। तो इसके विरोध में, यानी कि जो तंजानिया और केन्या में आतंकवादी हमला हुआ था वो अमेरिका के दूतावासों पर हुआ था। तो अमेरिकी दूतावासों पर जब हमला हुआ तो इसके विरोध में अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया था, और जिसको ऑपरेशन इनफिनाइट रीच नाम दिया था। इस क्रूज मिसाइल की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को नहीं दी थी। फिर भी अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान और सूडान पर हमला कर दिया, और इसमें कई आम नागरिकों की जान गई थी। आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया था अमेरिका ने, और उनको क्रूज मिसाइल हमले का शिकार बनाया था। ये एक उदाहरण है। यदि हम बात करें 11 सितंबर को जो अमेरिका के वाशिंगटन और पेंटागन पर हमला हुआ था आतंकवादी, उस आतंकवादी हमले के पश्चात अमेरिका ने दुनिया भर के कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, और फिर जो है उनको एक खुफिया सैनिक अड्डे में गिरफ्तार करके रखा, यानी कि खुफिया जेल बना दी, जो कि क्यूबा के निकट बनाई गई थी। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों को जाने नहीं दिया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली संगठन है, किंतु अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों को उस खुफिया जेल में नहीं जाने दिया था, जिससे स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी अमेरिका करता रहा है। एक और उदाहरण है हमारे सामने इराकी फ्रीडम का। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, यह कहकर कि इराक जो है वो खतरनाक हथियारों का निर्माण कर रहा है, और इराक द्वारा कुछ ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे दुनिया संकट में आ सकती है। तो इराकी फ्रीडम को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को अनुमति नहीं दी थी, किंतु अमेरिका जो है वो समय समय पर अपनी ताकत का प्रभाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, यह हम सभी जानते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता रहा है। तो आपको इन उदाहरणों से पता चला होगा कि अमेरिका किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता है। देखिए, वर्तमान समय में जबकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है और सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गई है, और आज पूरा विश्व जो है वो एक ध्रुवीय बनकर रह गया है, जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है। तो अमेरिका किन कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता है, कैसे अमेरिका का इतना प्रभाव है, यह एक विचारणीय बिंदु है। तो अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ में खास प्रभाव है, इसके कुछ निम्न कारण है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का योगदान। देखिए, अमेरिका जो है उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करता रहा है, जिसके चलते इसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का खास प्रभाव है। नंबर 1 जो है वो अमेरिका का योगदान। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान देता है, सबसे अधिक योगदान देता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यय होता है, उसमें सर्वाधिक धन देता है, अपना आर्थिक इन्वेस्टमेंट करता है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़्यादा बजट देता है, सबसे ज़्यादा जो खर्च करता है अमेरिका ही करता है। ऐसे में इस अमेरिकी योगदान के कारण भी
संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है। दूसरा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभुत्व इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में आता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापित किया गया है वो अमेरिकी जमीन पर ही बनाया गया है, जिसके चलते भी अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभुत्व बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरी यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नौकरशाही में अमेरिका का दबदबा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करते हैं, उनमें अधिकतर जो नागरिक हैं वो अमेरिका के हैं। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के वर्चस्व के कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का वर्चस्व होता है। इसके साथ साथ अमेरिका की सैन्य ताकत भी है। अमेरिका जो है अपनी सैन्य ताकत के दम पर कई देशों या संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावित करता रहता है। अमेरिका जो है, चौथा नंबर यदि हम बात करें तो अमेरिका एक वीटो संपन्न राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को वीटो का अधिकार दिया गया है, उनमें से एक अमेरिका है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई मुद्दा आता है और वह मुद्दा अमेरिका के विरुद्ध रहता है या अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रहता है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस मुद्दे को रोक देता है, उस विषय को वहीं पर रद्द कर देता है, वह अपने वीटो का प्रभाव दिखाकर। साथ ही साथ अमेरिका जो है वो विश्व में अपनी सैन्य ताकत के दम पर फूट भी डालता है। अपनी आर्थिक मजबूती के चलते वह विश्व समुदाय में फूट डालने का भी काम करता है। अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था बेजोड़ है, यानी कि अमेरिका आज इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी अथाह संपत्ति है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वित्तीय व्यवस्था उसकी बेजोड़ है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और माना जाता है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश मिलकर या विश्व के जो कई महाशक्तियां एक भी हो जाएं, तो वो आज अमेरिका का सामना नहीं कर सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर अंकुश लगाने में अक्षम है। वह समर्थ नहीं है कि अमेरिका को रोक सके, अमेरिका को नियंत्रित कर सके। तो ऐसे में अमेरिका के कई नेता जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, किंतु इसके बावजूद वे संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रासंगिक संगठन भी मानते हैं। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां पर 190 से अधिक देशों को एक साथ में लिया जा सकता है। उनको विश्व की कई समस्याओं को निपटाने में साथ में लाया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका पर अंकुश लगाने में तो नाकामयाब रहा है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी नीतियों को नियंत्रित करने में जरूर सफल हो सकता है। हालांकि अभी कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त कर सके या अमेरिका पर कुछ अंकुश लगा सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर कुछ नियंत्रण जरूर लगा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का वीडियो और इसमें हमारा जो टॉपिक है वह ख़त्म हो गया है। जो आपकी किताब में बॉक्स दिए हैं उसको हमने दूसरे ही वीडियो में
कवर कर लिया था, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर जो संगठन हैं जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच, WTO, WHO, IMF और WB जैसे संगठनों को पढ़ लिया है। मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा इनको रिपीट किया जाए, इसलिए आप दूसरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो है, केन्या के किस शहर पर अमेरिकी दूतावास पर आतंकवादी हमला हुआ था? केन्या के किस शहर पर अमेरिकी दूतावास पर आतंकवादी हमला हुआ था? प्रश्न क्रमांक 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 3, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? और प्रश्न क्रमांक 4 जो है आपका, वो अफगानिस्तान और सूडान पर हमले को अमेरिका ने किस ऑपरेशन का नाम दिया था? अफगानिस्तान और सूडान पर किए गए हमले को अमेरिका ने किस ऑपरेशन का नाम दिया था? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दें। और आपको वीडियो कैसा लगा है बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और फिर अपनी क्लास को जारी रखेंगे। कुछ दिनों बाद क्लास लेने के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। दशहरे का अवकाश भी रहा और कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते मैं वीडियो नहीं बना सका, इसका मुझे अत्यंत खेद है। किंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब वीडियो आपको लगातार और प्रतिदिन मिलते रहेंगे पहले की ही भांति। जाते जाते आप सभी से एक आग्रह कि कोरोना महामारी का तेज़ी से प्रकोप हो रहा है, यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है, अतः आप सभी सावधानी बरतें, SMS का पालन करें, सामाजिक दूरी है बहुत ज़रूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क सदैव पहनकर रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, साबुन से बार बार धोएं, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें, खुश रहिए, खुश रखिए। इन्हीं कामनाओं सहित अब आप सभी से विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Idea. Pause button. Pause button.